नमस्कार, मनी मंत्रा के इस सीजन 3 के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे शेठ परिवार से। यह ऐसा परिवार है जहां पर एक नहीं बल्कि 2 जनरेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मधुकर सेठ ये एक आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स में जाना पहचाना नाम है। बिल्कुल। लेकिन स्वाभाविक है इस पहचान को पाने के पीछे की एक लंबी कहानी भी होगी और एक मेहनत भरी जिंदगी भी होगी, संघर्षमय। जी बिल्कुल। कैसा रहा वो संघर्ष? क्योंकि आमतौर पर साधारण आदमी बहुत डरता है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने में। क्या अनुभव है? सर, मैं 72 में जब ग्रेजुएट होके बाहर निकला, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होके, तब मैंने केमिकल का व्यापार शुरू कर दिया। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। और मेरे जो पार्टनर थे वो अभी तीनों स्टॉक ब्रोकर है, पटेल करके। जब भी मुझे लगा कि द बेस्ट इंडस्ट्री इज़ फाइनेंस इंडस्ट्री एंड नॉट एनी अदर इंडस्ट्री। और फाइनेंस में जो पैसा है, जो बजट है और जो लोग पहचानेंगे आपको बड़े बड़े, वो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए मैं 77 के बाद स्टॉक मार्केट में आना चालू किया। 77 में मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था और उसी टाइम 3 IPO आए थे। वन वॉज रिलायंस, वन वॉज डोर ओलिवर और तीसरा याद नहीं अभी, मगर 3 इम्पोर्टेंट आए और सबसे कम प्रीमियम रिलायंस का चलता था और आज सबसे आगे वही चल रहा है। तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कितने की रही होगी? पहली इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 लाख रुपीज़ की उस जमाना। आप लगभग 70-80 के दशक में 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्या आम आदमी के लिए इतना मुमकिन होता था उस जमाने में? उस जमाने में नहीं होता था, क्योंकि शेयर बाजार एक नई चीज़ थी। उस जमाने में लोग आते नहीं थे। और आपको पता होगा 75-77 में जब जॉर्ज फर्नांडिस थे तो उन्होंने सबको बोल दिया कि आप अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दो या गेट आउट। तो उसमें IBM चला गया, कोको कोला नहीं था और भी काफ़ी लोग निकल गए और यहाँ इन्वेस्टर आते नहीं थे। तो उसका एक असर शेयर बाजार पे हुआ? एक असर शेयर बाजार पे अच्छा और बुरा दोनों हुआ। अच्छा। और जो लोग ने इंडियनाइज करना चाहा, काफ़ी विदेशी कंपनियों ने इंडियनाइज किया। जैसे टाटा फिनले थी, फिनले टी कंपनी थी, वो बाद में टाटा फिनले हुई, बाद में टाटा टी हुई। ऐसी कई, ये डोर ओलिवर थी, तो ये फिर हिंदुस्तान डोर ओलिवर हुई। ये सब ने अपना शेयर बाजार में स्मॉल रिटेल इन्वेस्टरों को देना चालू किया। तो उससे कारोबार बढ़ा, बाजार का वॉल्यूम बढ़ा होगा? वॉल्यूम बढ़ा और सब लोगों को जो नफा हुआ उसमें, क्योंकि आप 300 शेयर अप्लाई करते थे, आपको 100 शेयर जरूर मिलता था और वो शेयर आपका 3 गुना 4 गुना बड़े में खुलता था। इट वॉज ह्यूज प्रॉफिट इन दोज डेज। तो लोगों को नवाई लगने लगी और लोग उसी बहाने यहाँ आने लगे। अगर हम एक साधारण आदमी को कहेंगे कि आपके अनुभव के आधार पर निवेश करे, उसे क्या सीख होगी आपकी? उससे एडवाइस यही रहेगी कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। आप हर चीज़ को जानिए, हर स्क्रिप्ट जहां आप पैसे डालते हो उसको जानिए। जैसे अगर आप फ्लैट लेते हो तो बिल्डर के बारे में तपास करते हो, उसकी NOC है, लैंड टाइटल है, ये सब देखते हो। इसी तरह शेयर बाजार में किसी सबकी सुनो मगर एनालिसिस करो और जानो कि इसका क्या अर्निंग्स है, उसका क्या डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। वो करने के बाद आप नक्की करोगे कि आपको कौन से शेयर लेने चाहिए। ये आपको लगता है कि तकनीक की वजह से कारोबार की भाषा बदल गई है? आमतौर पर जो एक साधारण आदमी अब तक डरा डरा सहमा सहमा रहता था, वो अब आ सकता है इसमें? पहले डरा डरा इसलिए रहता था, उसको रिंग में क्या होता है वो पता नहीं चलता। रिंग में उसको एंट्री नहीं थी। अगर कुछ गलत ब्रोकर मिल गया तो भाव भी गलत बताता। तेरा 400 में नहीं आया, 410 में आया, तो 10 रुपये का सीधा नुकसान हो जाता। अभी यहाँ पे उसको डायरेक्ट भाव पता चलता है, उसको SMS आ जाता है BSE का, NSE का या जो भी, और उसको पता चल जाता है मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका। वो एक पैसा खोता नहीं या कोई उसका एक पैसा खा नहीं सकता। तो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उनको यहाँ पे भाव देखने से वो खुद भाव देता है कि ये अभी 400 के करीब आ रहा है, तुम रुको, 400 में ही लेना है मुझे, नीचे ऊपर नहीं लेना। तो उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आने के वजह से काफ़ी फैलाव हुआ है शेयर बाजार का। जी। तो आपका परिवार भी पूरा का पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है। आपकी पत्नी है मीता जी, जिन्होंने इतना लंबा समय
आपके साथ दिया और संघर्ष में पूरी साथ भी आपके वो खड़ी थी। मीता जी, कैसा होता है एक कारोबारी व्यक्ति के साथ अपना निवाह करना और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति से के साथ चलना जो कि हो सकता है महीने के कुछ अचानक से लाख रुपए ला के दे सकता है या फिर एक आध महीने के लिए कुछ भी नहीं आ सकता। जब भी वो कमाते थे, नफा करते थे, तभी वो पैसा साइड पे रख देते थे घर के बचत के लिए। इसलिए मैंने कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आया बस घर चलाने के लिए। लेकिन एक चुनौती कभी कभी महसूस हुई होगी कि शेयर बाजार ऊपर नीचे हो गया है, उनके यहाँ से आने वाली आपके पति से आपको घर चलाने के लिए जो पैसा मिलता है उसमें कुछ कम ज्यादा हो गया? नहीं, कभी नहीं हुआ है। यानी वो एक बेहतरीन मैनेजमेंट है उनके पास फाइनेंस का। तो अमूमन आपके घर की सारी जरूरतें क्या इसी कारोबार से पूरी होती हैं? हाँ। पूरी होती है। जी जी, कैसा अनुभव रहा? आप खुद भी आने वाले पैसे का गणित कैसे रखती हैं? नहीं, आप करती क्या है? मतलब वो अगर आपको समझिए 100 रुपए देते हैं तो क्या आप उसमें भी कोई बचत करती हैं? हाँ, उसमें 5% बचत कर लेती हूँ। अच्छा। वो साइड पे रख देती हूँ बच्चे की पढ़ाई के पहले। शादी किया अभी। अच्छा। तो सब प्रॉफिट उसमें ले लेती हूँ। जो देते हैं वो प्रॉफिट उसमें मैं खर्च करती हूँ। अच्छा, तो ये एक बहुत अहम बात यहाँ पर आई है। भारतीय महिला का इसमें एक चेहरा भी हमें दिखाई देता है कि पति जितना दे रहे हैं उसमें से भी वो एक हिस्सा निकालकर अपने आने वाले खर्चों के लिए संभाल के रखती हैं। मधुकर जी के बेटे हमारे साथ हैं। ये एक दूसरी पीढ़ी है सेठ परिवार की जो कि अब इस कारोबार में है। प्रतीक जी, पिताजी लंबे समय से इस कारोबार में हैं, आपने बचपन से उनको देखा होगा। अमूमन पिता हर एक बेटे के लिए पहला आदर्श होता है। पिताजी के किन आदर्शों को आप सबसे करीब से देख रहे हैं, करीब से मान रहे हैं? उनकी जो फंडामेंटल जो स्टडी करने के जो पैरामीटर्स है वही काफ़ी इतना वास्ट है कि हम लोग उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और वही उनसे मैं ज्ञान लेता हूँ कि पहले क्या देखना चाहिए स्टॉक खरीदने से पहले, कैसे स्टडी करना चाहिए। अभी आज के दौरान अभी प्लांट विजिट करते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो सब पैरामीटर्स स्टडी करने के बाद वही मैंने उनसे सीखा है ज़्यादा करके। जी, जैसे जैसे भारत का कारोबार बढ़ा, स्टॉक मार्केट का हिस्सा बढ़ा, उसका वॉल्यूम बढ़ा है, उससे उसके आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आपको याद होगा मधुकर जी, एक ज़माने में बहुत कम आंकड़ों में खेलने वाला कारोबार आज 25,000 26,000 की छलांगे लगा रहा है। प्रतीक जी, आप ये बताएं, अमूमन एक बहुत छोटी सी कोई मार्केट के बाहर की चीज़ मार्केट पे बड़ा असर कर देती है। आम आदमी डरता इसी वजह से नहीं है कि उसको पता नहीं चलेगा अचानक से क्या होने वाला है? उनको एक्चुअली काफ़ी सारी स्टडी करनी पड़ती है। आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स या जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये छोटी मोटी जो भी गिरावट आती है उसमें डरना नहीं चाहिए, उल्टा वो टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करोगे 2 साल 1 साल के पीरियड से तो उनको ये छोटी मोटी कठिनाई का ये कुछ नुकसान नहीं, उल्टा उनको बेनिफिट होएगा। आप खुद क्या ये सलाह देंगे भारत के निवेशक को कि ये सट्टा बाजार नहीं है, इसमें अगर दिमाग लगाया जाए तो बेहतर पैसा कमाया जा सकता है? जरूर, मैं तो इनफैक्ट ये बोलूँगा कि ये लेवल पे भी इतना ऊपर है बाजार, तो ये लेवल पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए धीरे धीरे। यहाँ से और भी ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। जी, तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मामला जरा थोड़ा सा समझा दीजिए। अमूमन आदमी को किस तरफ ध्यान देना चाहिए? ये बाजार अभी ऐसे लेवल पे है तो ज़्यादा करके लॉन्ग टर्म ही सलाह दूंगा मैं। मिनिमम 6 to 8 मंथ्स का व्यू लेना चाहिए। तो ये नहीं तो आजकल सब लोग FNO में खेलते हैं, रोज़ का देखते हैं, इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, तो नए लोग भी आकर्षक होते हैं और उसमें काफ़ी सारे लॉस होते हैं उनको, कि उनको पता नहीं रहता है कैसे करना चाहिए। उनको एंड ऑफ द डे देखते हैं कि 2 लाख रुपया कमाया, 3 लाख रुपया किसी ने कमाया, उनको देख के काफ़ी लोग आते हैं और उनको ज़्यादा करके ऐसे लोग को काफ़ी नुकसान होते हैं क्योंकि वो लोग स्टडी नहीं करते। इसलिए वो भले वो क्वांटिटी ज़्यादा लेवे या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, पर लॉन्ग टर्म व्यू करेंगे तो उनको आखिर में बेनिफिट ही होएगा, फ़ायदा ही होएगा।
आपकी ज़िंदगी का एक आध अनुभव हमको बता दीजिए जिसमें कि एक बहुत अच्छा अनुभव आपको रहा होगा, और एक वो भी अनुभव बताएं जिसमें कि बहुत ज़्यादा निराशा भरी आई होगी। सर, अच्छे अनुभव इतने जल्दी नहीं होते, और जो अच्छे अनुभव होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं। जब मार्केट बढ़ती है तो ब्रिक बाय ब्रिक बढ़ती है, जब गिरती है तब वर्टिकल गिरती है। तो बुरे अनुभव आपको बहुत याद रह जाते हैं, अच्छे कम याद रहते हैं। आप अपना वाला कोई बताएं। समझो आपको अच्छा में, तो जब ये हर्षद की तेजी आई, इट वॉज अ फिनोमिनल थिंग। वो 2 साल में लोगों ने 46% पर ईयर कमाया, या अप टू 92 हर्षद की तेजी तक एवरेज रिटर्न वॉज 27% फ्रॉम 79 टू 92। मगर उसके 10 साल बाद, 10 साल तक 92 टू 2002 0% रिटर्न इन द इंडेक्स था। तो ऐसे में कई लोग फंस जाते हैं। खराब अनुभवों में जो 2008 में जो गिरावट आई, जब वर्ल्ड मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आई थी, यहाँ 2 दिन सर्किट लगी थी इंडेक्स को, डाउनवर्ड सर्किट। उस दिन मैंने भी 2 दिन में करीब 34 करोड़ खोया था। तो ऐसे माहौल में निराशा आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, और लोगों को पता नहीं है तीसरे दिन सर्किट लगेगी कि नहीं। ब्रोकर परेशान है कि वो क्लाइंट का इतना पैसा बाकी और सर्किट लग रही है। बहुत क्लाइंट उड़ जाते हैं, उसके पीछे ब्रोकर उड़ते हैं, पूरी चेन हो जाती है, और उसमें बैड न्यूज फ्यूएल इटसेल्फ, वो साइकिल कर करके वो खुद को ही बढ़ाते रहते हैं, जब गुड न्यूज धीरे 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 आते। जी। तो मीता जी, क्या इस गुड न्यूज़ के बदले में आपको कभी कोई गिफ्ट मिला है पति से? बहुत मिला। कौन सा वाला? क्या उन्होंने कभी कोई गहना लाके दे दिया, या आपने नया घर खरीद लिया? नया घर अभी खरीदे, नया जी। गहना तो बहुत देते, 10 साल देते। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है आपने, आपकी पत्नी ने आपके लिए, कि हर साल आप उन्हें गहने की गिफ्ट देते हैं, और वो इस कारोबार के बदौलत है। प्रतीक जी, आप ज़रूर ये बताएं, आजकल हमने ये देखा है कि महिलाएं भी, कामकाजी महिलाएं या फिर घर बैठी घरेलू महिलाएं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं। उन महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अब तक अमूमन महिलाएं सबसे ज़्यादा गहनों में इन्वेस्ट करती थी, या फिर घर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पैसा छुपा के रखती थी। उनको सबसे ज़्यादा अभी जो सेविंग्स है वो एक तो काफ़ी एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होए, एवरेज होए और अच्छा खासा रिटर्न भी मिले, और उससे सेविंग भी एक जात की होती है। और सेकेंड थिंग, आजकल सब वर्किंग वूमन हो गई है, वर्किंग कम हाउस वाइफ। जैसे मेरी वाइफ बच्चे लोग को पढ़ाती भी है, और एंड ऑफ द डे वो बिजनेस भी संभालती है, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है उससे। बाज़ार में भी वो रहती है, थोड़े टाइम बैठती है, सब एनालिसिस करती है। ये एनालिसिस ही आगे जाके काम लगेगा, और वही माध्यम से उनको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए धीरे धीरे। आप दिन में अमूमन किस तरीके से आपका टाइम टेबल रखते हैं एक इन्वेस्टर के हिसाब से? इन्वेस्टर के नॉर्मली एक सुबह से 8 साढ़े 8 बजे में एक पूरा न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते हैं, ताकि पूरे दिन की खबर रहे। फिर वही 9:30 बजे मशीन जो टर्मिनल्स चालू होते हैं शेयर बाज़ार, उस पर 3:30 से साढ़े 3 बजे तक रहते हैं, क्लाइंट से इंटरेक्शन करने का, कि आज क्या हो सकता है, क्या न्यूज़ चल रही है बाज़ार में, क्या उतार चढ़ाव है, क्या रीज़न से। और एंड ऑफ द डे पूरे क्लाइंट से बातचीत करने की कि क्या हुआ, और उनके पास से न्यूज़ लेने की, मतलब वो हिसाब से। आने वाले दिनों में अब त्योहार शुरू हो रहे हैं, त्योहार में अमूमन ये देखा गया है कि मार्केट बहुत ऊपर जाता है, तो अब क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर यही रहेगा कि इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए, और पूरा स्टडी फंडामेंटल्स के साथ ही करना चाहिए ऐसे बाज़ार में। आपने जो कहा कि त्योहार के टाइम तेजी आती है, ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि हर कंपनी की सालाना एजीएम जो आती है वो सितंबर एंड में आती है, और वही टाइम त्योहार का भी रहता है। और एजीएम में लोग सवाल पूछते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, और मैनेजमेंट अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उससे इन्वेस्टर को एनकरेज मिलता है, और वो खरीदते हैं, और तेजी आती है। तो इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि त्योहार के टाइम पे ये तेजी आती है। बिल्कुल। आपका इतना लंबा अनुभव आपके पास मौजूद है, और उसके सहारे आखिरी सवाल आपके लिए ये होगा, 2 चीज़ें हमें वो बताएं जो हर इन्वेस्टर को करनी चाहिए, और 2 चीज़ें वो बताएं जो उसको नहीं करनी चाहिए। जो करनी चाहिए उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता सकता हूँ कि इन्वेस्ट करने के टाइम उसको जो फाजल पैसा है, जो लंबे समय तक वो हाथ नहीं लगाएगा तो चलेगा,
अगर बढ़ने की आशा में वो गिर भी गया तो थोड़ा टाइम रख सकता है। ऐसा नहीं कि अगले महीने कुछ पैसे चाहिए वो निकालने पड़ेंगे, वैसे ही पैसे ये बाजार में डालने चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म रख सके। और सीधी बात है, फंडामेंटल तो देखना ही है, और फंडामेंटल से जैसे कहा कि क्या चीज़ खरीदेंगे वो पता चलता है, और कब खरीदना उसके लिए चार्ट देख के खरीदना चाहिए कि ये अभी खरीदने का टाइम आ गया है। तो वो दोनों देखे तो जनरली पछतावा नहीं होता है। और बहुत सारे फिगर्स और भी है कि जैसे लिक्विडिटी कितना है देश में, वर्ल्ड में कितना लिक्विडिटी। अगर वर्ल्ड में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो भी पैसा इंडिया में आएगा, एफआई का इन्वेस्टमेंट आएगा, बाजार बढ़ेगा। अल्टीमेटली जब पानी में भर्ती आती है समुद्र तो हर नाव ऊपर आती है। ये पैसे का जब भर्ती पैसे की आती है, जब लिक्विडिटी सुधरती तो हर शेयर ऊपर आता है। उसमें कोई बहादुरी नहीं है किसी शेयर की, सब आते हैं एक साथ में, तेजी में आते हैं। तो एक ही लास्ट में आपको बता दूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो 10-20 साल के लिए, 5-10 साल के लिए। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए 2-3 घंटे की तो जाके फिल्म देखिए, और अगर 1-2 साल की हैप्पीनेस चाहिए तो आप शादी कर लें। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही। आपको इस इन्वेस्टमेंट की तमाम सलाहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था मनी मंत्रा का सीजन 3 का एक विशेष एपिसोड।